आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड और आज की ओपनिंग से पहले जो संकेत है इंटरनेशनल मार्केट से वो मिक्स्ड हैं, लेकिन शायद इन संकेत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल जो मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए, जीएसटी रोल आउट स्मूदन हुआ और इनफैक्ट डिम्पी वो इन्वेस्टर्स ट्रेडर जरूर डिसअपॉइंट होंगे जो एक करेक्शन की आशंका लगाए बैठे थे, क्योंकि मार्केट किसी करेक्शन को भी ऑब्लाइज कर नहीं रहा है। ये मार्केट के अंदर कल अच्छी चीज़ थी जो कि कई दिनों के बाद हमको आती हुई दिखी, क्योंकि ऐतिहासिक था जीएसटी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कल का रनअप था ये आज भी काफ़ी हद तक कंटिन्यू हो, नहीं भी हो तो ठहराव जरूर मार्केट के अंदर आ जाए, जो किसकी सेहत के लिए बेहतर है। एसजेएक्स निफ्टी एक बार देख लेते हैं, जो मार्केट के लिए सिर्फ ओपनिंग का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। उसके बाद मार्केट अपने ही रिदम पर वापस आ जाएगा। फिलहाल ये 4 अंकों के गिरावट के साथ है 9620 के आसपास, यानी कि 9600 मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। वैसे मैं 9600 की ज़्यादा कवायद नहीं करूंगा, ना ही वकालत। आप देखेंगे जो लेवल्स हैं भी आपके सामने आएंगे, जो बाजार के दायरे में हम रख रहे हैं वो है 9550। इसके ऊपर ही टिकने पर आपको और शॉर्ट कवरिंग आएगी। ये 50 पॉइंट का क्वेश्चन आपको बाजार को देना ही होगा। ये 50 पॉइंट अगर मार्केट के पास रहते हैं और उसके बीच में स्विंग करता है, डाउन नहीं जाता ज़्यादा, तो बाजार चलेगा। मार्केट का पहला लक्ष्य 9700 भी हो सकता है। ये ज़्यादातर टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट से समझ में आया। हालांकि इसकी पूरी पैमाइश हम 8:30 बजे जरूर करेंगे। एविएशन पे आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, कच्चा तेल लगातार चल रहा है। डिफेंस, आज इजराइल दौरे पर प्रधानमंत्री है तो इसलिए डिफेंस पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। 2 सेक्टर में खास आपके लिए चुने हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट को हेज करना है तो फार्मा चुन लीजिएगा। कल जब बाजार चल रहा था इकलौता ऐसा सेक्टर था जो कि लाल निशान में था, कल भी हमने आपको बताया था, वो था फार्मा। आज भी फार्मा को हेज कीजिएगा मार्केट के अकॉर्डिंग। निफ्टी की कॉल पुट में 9500 की कॉल में तेजी रह सकती है, क्योंकि बाजार यहाँ पे टिकेगा, और 9400 में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा। जी, इनफैक्ट इंडेक्स पर और डिटेल में बातचीत करेंगे सुपरफास्ट फ्यूचर्स में, लेकिन आज की ओपनिंग से पहले जो इंटरनेशनल क्यूज है वो क्विकली आपको बता देते हैं। एसजेएक्स निफ्टी भले ही फ्लैट है, 1.5 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है 9622 के लेवल्स पर, लेकिन अगर आप यूएस मार्केट्स का हाल देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स में वीकनेस रही, जिसकी वजह से नैस्डैक करीब 0.5% डिप के साथ बंद हुआ, लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छी बाइंग थी। साथ ही एनर्जी स्टॉक्स में एक अच्छा रुझान बना हुआ था। डाउ जोन्स रिकॉर्ड लेवल्स पर क्लोज हुआ करीब 129 अंकों की बढ़त के साथ, और S&P 500 भी 1.4% की बढ़त लेकर क्लोज हुआ। कल आधा दिन ट्रेड हुआ था और आज इंडिपेंडेंस डे की वजह से यूएस मार्केट क्लोज रहेंगे, ये एक अपडेट है। सभी एशियन मार्केट्स को देखें तो शुरुआत जो है वो मिक्स्ड है। कुछ इंडाइसेस हरे निशान में है जो कि आपकी स्क्रीन पर भी हैं। स्ट्रेट टाइम्स ने कई बढ़त लेकर ट्रेड कर रहे हैं, कॉस्ट भी थोड़ा सा वीक है, तो मिक्स्ड है एशियन मार्केट्स। लेकिन आज की ओपनिंग से पहले जो क्यूज हैं ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट से उतने डैम्परिंग नहीं है, और इसी वजह से ये कह सकते हैं कि फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बायस इंडियन मार्केट्स की शुरुआत हो सकती है। इंटरनेशनल ओवरऑल संकेत है, इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज नेगेटिव हैं। एफआईज ने कल के सेशन में एक ये थोड़ा सा फैक्टर डिम्पी डिसअपॉइंटिंग है कि कल जीएसटी रोल आउट के बाद जो पहला ट्रेडिंग सेशन था उसमें एफआईज की ओर से पार्टिसिपेशन नहीं आया और करीब 800 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है, तो ये आंकड़ा नेगेटिव है। डीआईज ने 900-950 करोड़ की बाइंग की है, तो ये पॉजिटिव है, लेकिन कल के मूव के बाद स्पेशली जो टेक्निकल्स हैं, जो एफएनडो है या फिर जो सेंटीमेंट्स है वो पॉजिटिव जरूर हुए हैं। इंडेक्स पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स की, और हर रोज की तरह मेरी 2 सहयोगी मौजूद हैं जो कि इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट दोनों पिक्चर आपके सामने रखती हैं। साक्षी और पूजा है। पूजा, पहले आप बताइए इंट्राडे कॉल्स। इंट्राडे में आज का जो फ्लेवर है वो आज एफएमसीजी और फर्टिलाइजर्स, जो कल जिनमें कल भी अच्छी तेजी देखने को मिली थी, आज भी वहाँ फोकस देखने को मिल रहा है, और 8वीं कॉल्स में तेजी की राय आज जानकारों की तरफ से निकल कर आ रही है। बोनांजा पोर्टफोलियो ने दोनों ही अपने जो कॉल्स हैं उसमें एफएमसीजी पर बुलिश दिखाई दे रहे हैं। मैरिको इनका पहला बाय कॉल है, 330 तक के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 318 का, और दूसरा कॉल भी जो है इनका वो एफएमसीजी स्टॉक्स में है। डाबर में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है 302 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 291 का। आईडीबीआई कैपिटल ने सीमेंस में खरीदारी करने की राय दी है। यहाँ पर खरीद कर चलिए, करीब आपको इंट्राडे में ही आज 3 से 4% की तेजी देखने को मिल सकती है। 1385 के लेवल्स के लिए ये खरीदारी की राय दे रहे हैं, स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 1329 का। और अगले कॉल में मॉयल में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है कि कल एक खबर के चलते इस स्टॉक में अच्छी तेजी भी थी, आज भी वो मोमेंटम बरकरार रहने का अनुमान है, और 333 तक के लेवल्स आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चॉइस ब्रोकिंग ने एक फर्टिलाइजर स्टॉक्स जीएसएफसी में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि इंट्राडे में 128 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 118 का।
और अगले कॉल में इन्होंने ओरिएंट सीमेंट में खरीदारी करने की राय दी है 154 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस होगा 144 का। अब इन्वेस्टर पॉइंट्स की कुछ रिकमेंडेशन पर नजर डालें तो इन्होंने टाटा एलेक्सी में खरीदारी करने की राय दी है। 1660 तक का लेवल से सुझा रहे हैं आज इंट्राडे की पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टॉप लॉस होगा 1609 का। और अगले कॉल में इन्होंने एनएमडीसी में खरीदारी करने की राय दी है। स्टॉक पर नजर रखिए, काफी सारे जानकार जिसमें बुलिश दिखाई दे रहे हैं। टारगेट ये सुझा रहे हैं 117 का, और स्टॉप लॉस होगा 109 का। ठीक है, कुछ एक बेहतर कॉल्स हैं जिसमें टाटा एलेक्सी पे ज़रूर ध्यान रखिए। मैरिको का डाटा काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग डाटा है, इस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि पहली ही कॉल थी इस सेगमेंट की। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हेमंत ठुकराल हैं और साथ ही साथ राजेश सतपुते हैं। शुक्रिया आप दोनों का ही आज बिजनेस को समय देने के लिए। हेमंत, मैं इंडेक्स पर बाद में आऊँगा, 8:30 बजे मैं इसमें डिटेल एनालिसिस करेंगे। जरा मेरे को एक दो स्टॉक्स बताइए जो आपको थोड़ा सा आज ठीक लग रहे हो। एक दो शेयर वैसे मैं भी आपके सामने रख सकता हूँ। एक तो सीमेंस जो अभी अभी हमको आईडीबीआई कैपिटल की रिकमेंडेशन मिली, और एक टाटा एलेक्सी। इन दोनों पे अपनी राय भी आप दीजिए, दोनों एफ&ओ के भी हैं। देखिए डिम्पी, जहाँ तक पहले सीमेंस की बात कर लेते हैं। सीमेंस ने ये दूसरी बार है कि सीमेंस 1330 के ऊपर वापस क्रॉस कर पाया है। और एक बार पहले पिछले हफ्ते भी टेस्ट करके इट फॉल, और दोबारा टेस्ट किया 1260-65, फिर वापस आया ऊपर की तरफ। तो बहुत कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक निकलने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ एक मुझे छोटा सा है कि अगर एक बार 1355 क्रॉस कर जाए, जो पिछला हाई है लास्ट वीक का, देन इट बिकम्स अ वेरी गुड स्टॉक फॉर रैली विच कैन मूव टूवर्ड्स 1400। तो और लेकिन कल जिस तरह से डेटा पॉइंट्स ऐड हुए हैं, लग तो रहा है कि एक बार 1355 के ऊपर निकल जाएगा। दैट विल देन बिकम अ स्टॉक फॉर एटलीस्ट 1385-1400। तो डेफिनेटली ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से तो अच्छा लग रहा है। उसके जो दूसरा स्टॉक आपने पूछा, टाटा इलेक्सी, एक आईटी पैक में कंप्लीट आउट परफॉर्मर रहेगा। मुझे ऐसे लगता है कि उसको आईटी का अलग ही समझना चाहिए। आईटी से बहुत अच्छा बेस बना रहा है 1575-1580 के आसपास। मेरे हिसाब से इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 1650-1655। जी, राजेश सतपुते भी हमारे साथ है। राजेश, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सी बिजनेस। आईटीसी पर आपके टारगेट्स क्या हैं अभी? देखिए, आईटीसी ने एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिया। हमें सभी को पता है कि परसों के दिन एक अच्छा मोमेंट हमने देखा, 320 के ऊपर सस्टेन किया, और सबसे बड़ी बात है कल गैप अप हुआ। कल जो आईटीसी सबड्यूड हुआ वो ऑब्वियसली एक गैप अप के बाद सबड्यूड ही होना था। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से आईटीसी की जो चाल है वो अच्छी रहनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर आज के हिसाब से सोचे तो मुझे लगता है ये जो गैप बनाया 320 से लेके 342 तक का, मुझे ये लगता है ये 20 रुपये का गैप कंपेयर टू प्राइस बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए आईटीसी अवॉइड करें। एक बार ये गैप फिल हो जाए, थोड़ा सा करेक्ट हो जाए, उसके बाद फिर से ये इसका जो अप ट्रेंड है ये रिज्यूम करेगा। देखिए, वैसे भारी शेयर एफ&ओ के शेयर्स के साथ होता ही है, 6 से 8% का मूव आ जाना एक बार वैसे भी रुक जाना चाहिए। जिनको ताज़ा खरीदारी करनी है जिनके पास, वो तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एक ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट भी आई है आईटीसी पे, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे लिए अहम यही ज़्यादा जानना है कि इस समय सेक्टोरियल मूवमेंट कहाँ पे आ रही है। साक्षी मेरे से जुड़ी है। साक्षी, आईटी और ऑटो को लेकर शायद सीएलएससी ने आज एक रिपोर्ट दी है। दोनों रिपोर्ट का सार क्या है, समरी क्या है? जो आईटी सेक्टर है उस पे तो न्यूट्रल नजरिया है अभी ब्रोकरेज हाउसेस का। डेफिनेटली कंसर्न अभी प्रेजेंट लेवल्स पर देखने को मिल रही है, लेकिन डेफिनेटली आगे जाते हुए इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, ऐसा उनका मानना है। ऑटो सेक्टर पर अभी भी सभी ब्रोकरेज हाउसेस पॉजिटिव हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सीएलएसए ने जो रिपोर्ट जारी की है, उनका मानना है डेफिनेटली वेज हाइक्स को पोस्टपोन किया गया है, न्यू हायरिंग कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद जहां पर वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लग रही हैं वो कुछ ऐसे पिक्स हैं जैसे कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, टेक महिंद्रा। जैसे ही रिकवरी आएगी पूरे इस सेक्टर में, ये सबसे पहले चढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा टीसीएस और इन्फोसिस पर उनका मानना है जिस तरीके से टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहा है क्लाउड और ऑटोमेशन की तरफ, ये सबसे बड़े बेनिफिशियरी हो जाएंगे जैसे ये पूरा सेक्टर ऑटोमेशन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑटो सेक्टर पर जो सीएलएसए की रिपोर्ट है उसको अगर देखें तो उनका मानना है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स पर डेफिनेटली सेल्स पे कुछ डेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन अप्रैल टू जून की जो सेल्स आई हैं उसमें डेफिनेटली एक इंप्रूवमेंट के संकेत हैं। उनका मानना है कि अब स्थिति जो है नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। जीएसटी का असर जून की सेल्स पर डेफिनेटली देखने को मिला, लेकिन आगे इंप्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा। ये दोनों ही रिपोर्ट सामने आ रही हैं। ठीक है, इन दोनों रिपोर्ट पे दो शेयर भी है, एक तो मारुति है और दूसरा अशोक लीलैंड है। कल अच्छे चले भी थे दोनों पे राय एक बार ले लेते हैं। हेमंत, आप ही देखें चार्ट, इन दोनों के डाटा भी आप देख पाएंगे। अशोक लीलैंड, मारुति पे क्या करना है? रिपोर्ट तो कह रहे हैं कि ठीक है, इनकी स्थिति नाजुक नहीं है, अब ये बेहतर स्टेट पे आ चुके हैं।
देखिए, पहले मैं मारुति के बारे में बोलना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं कोई भी रिपोर्ट आती है या नहीं आती है, स्टॉक हाई पे हाई बनाता चला जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कभी भी कोई भी आदमी शॉर्ट करके पैसा नहीं कमा सकता है डिम्पी। तो बेटर है कि आप इसको लॉन्ग ही रखें। एंड मेरे हिसाब से द नेक्स्ट टारगेट विच आई कैन सी इज 7500, और आपका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ आप रिवाइज करते जाएं तो अब नया स्टॉप लॉस होगा, वो होगा 7230 का। तो बस आपको इसके अंदर एवरी डिप यू हैव टू बी अ बायर। जहां तक अशोक लेलैंड की बात रह गई, कल का डेटा बहुत अच्छा लगा मुझे। 2-3 चीजें बहुत अच्छी हैं डेटा पॉइंट में। 90 और 95 की पुट में राइटिंग होना, ओपन इंटरेस्ट जिस तरह ऐड हुआ कल अशोक लेलैंड में, और स्टॉक का 100 के ऊपर सस्टेन करना। तो अगर पुट राइटर्स 95 पे आ गए हैं तो आपका बेस तकरीबन 96 के आसपास का बनेगा, और जो कॉल राइटर्स हैं वो 100 से भी ऊपर जा रहे हैं, 105-110 के आसपास। तो इसका मतलब आपका टारगेट जो है वो 107-108 तक का होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी पर कमेंट्स हुए, लेकिन अब वो कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स जो हैं स्टॉक्स पर, वो क्विकली साक्षी से जान लेते हैं। साक्षी, इनफैक्ट हम आईटीसी की भी थोड़ी देर पहले बात कर भी रहे थे। आईटीसी पर कल भी हाउसेस बुलिश थे और शायद आज भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। एब्सोल्युटली, जेफरीज ने एक और रिपोर्ट डाली और ये लगातार टॉपिक होता जा रहा है सभी ब्रोकरेज हाउसेस का। आईटीसी जब से जीएसटी पास हुआ है, बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 398 का दिया है। उनका मानना है जीएसटी के तहत जो टैक्सेस में कमी आई है उसके रिजल्ट के हिसाब से आईटीसी सिगरेट प्राइसेस में भी कमी कर सकता है। लेटर ऑन जाके वॉल्यूम्स और मार्केट शेयर में बढ़त की उनको उम्मीद है। इसके अलावा एक रिपोर्ट आई है कोल इंडिया पर, ये नोम्यूरा ने जारी की है। यहाँ पर उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है। नेगेटिव बात यह है कि उनका मानना है जिस तरीके से प्रोडक्शन स्लो डाउन हो रहा है और मैनेजमेंट की तरफ से प्रोडक्शन कर्टेलमेंट की जो बयान आ रहे हैं उसको लेते हुए इनको नतीजे के अनुमान या फिर लक्ष्य पर दोबारा विचार करना होगा, और हो सकता है ये डाउनवर्ड साइड पर होता हुआ नजर आए। साथ ही इन्वेंट्री को बेचने में सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त है। ऑफटेक्स अभी भी धीमेपन है। ये कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स है कोल इंडिया के लिए। सिटी ने एक रिपोर्ट जारी की है सीमेंट स्पेस से, अंबुजा सीमेंट पर। यहां पर बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 295 का दिया है। महाराष्ट्र में जो ब्लॉक जीता है कंपनी ने, लाइमस्टोन ब्लॉक, उससे काफी आगे जाते हुए पॉजिटिव ट्रिगर प्रोवाइड होगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट जारी की है और यहां पर उन्होंने रेटिंग घटाकर इक्वल वेट की है, लक्ष्य 475 का दिया है। ईपीएस अनुमान को भी उन्होंने 13% तक घटाया FY 18 और 19 के लिए। आखिरी रिपोर्ट की अगर बात करें तो जस्ट डायल पर मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट जारी की है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 355 का है। टॉप मैनेजमेंट जो एग्जिट्स हुए हैं वो सबसे बड़ा कंसर्न है यहाँ पर। बिल्कुल, ये कुछ एक ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जस्ट डायल की, जिस पे अभी भी थोड़ी सी नेगेटिविटी के साथ टारगेट्स हमको मिल रहे हैं। हालांकि शेयर बड़ा मूवमेंट देता है, इस शेयर पे जरूर ध्यान रखा जा सकता है। एसजेक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट अभी ट्रेड कर रहा है, 2 पॉइंट्स नीचे 9622 के लेवल्स पर। लेकिन अब सीधे रुक करते हैं खबरों वाले शेयर्स की, और 2 स्टॉक्स जो हैं वो ऐसे शेयर्स हैं जिन पर लगातार बातचीत भी हो रही है और लगातार मोमेंटम बना हुआ है। वो है जेट एयरवेज और इंडिगो। इंडिगो पर कल भी हमने इस खबर का जिक्र किया था कि एयर इंडिया में हिस्सेदारी खरीदने के लिए वो इन्वेस्टर्स से बातचीत करेंगे और इसके लिए 6 जुलाई को कंपनी एक बैठक भी कर सकती है। कल ये स्टॉक कमजोर हुआ था 2 सेशंस में, इनफैक्ट इस खबर के आने के बाद थोड़ा वीकेंड हुआ था, लेकिन कल एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखी, 2% की स्ट्रेंथ के साथ ही क्लोज हुआ। वहीं जेट एयरवेज पर भी कल खबर आई थी बाजार बंद होने से ठीक पहले कि डेल्टा एयरलाइंस हिस्सेदारी जेट एयरवेज में खरीद सकती है, लेकिन मैनेजमेंट ने इन सभी बातों पर कोई भी कमेंट नहीं किया है। ये स्टॉक भी कल चला था इस खबर के आने के बाद। लेकिन टेक्निकली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ है, या फिर अगर आपके ट्रेड्स हैं तो करना क्या चाहिए, इस पर एक क्विक कमेंट ले लेते हैं राजेश का। राजेश, आपका व्यू इंडिगो और जेट एयरवेज दोनों पर? देखिए, जेट एयरवेज नो डाउट एक अप ट्रेंड में है, एक शॉर्ट टर्म भी है, मीडियम टर्म ट्रेंड भी इसका पॉजिटिव है, लेकिन स्लाइटली ओवरबॉट है। अगर टेक्निकली इसको प्योरली लेवल टू लेवल सोचे तो मुझे लगता है कि 578 ये इसका एक ब्रॉडनिंग चैनल बोलते हैं या ब्रॉडनिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का एक रेजिस्टेंस था। सो 570 678 पे एक डिस्ट्रीब्यूशन देखते थे हम लोग, वहाँ से वो खिसकता था। कल पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने 582 के आसपास का क्लोज दिया है, तो क्लोज अच्छा है। अगर इस क्लोज के ऊपर यानी 576 और 578 इस लेवल के ऊपर जेट सस्टेन होता है तो डेफिनेटली 610 से लेके 618 तक के एक टारगेट जो है वो अनफोल्ड होते हैं। तो अगर लेना है जेट एयरवेज तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा रफली 570 का, एंड देन ओनली यू हैव टू ट्रेड। सेकंड इज इंडिगो। इंडिगो मुझे लगता है कि स्लाइटली न्यूज़ बेस है, उसमें
उतना स्ट्रेंथ नहीं है, और इनफैक्ट हमने उसमें एक लॉन्ग लिक्विडेशन देखा था रफली 1270 1280 के लेवल से लेके 1150 तक का एक शार्प फॉल था। इसका ये रिएक्शन था। कल जो इंडिगो ने पुल बैक दिया वो ये जो फॉल था इसका एक रिएक्शन था। मुझे लगता है इंडिगो का जो करेक्शन है वो अभी भी जारी रहेगा, और इनफैक्ट मुझे जो टारगेट दिखता है सामने वो स्लाइटली स्टीप है, रफली 1100 तक के टारगेट यहाँ पे आ रहे हैं, यानी यहाँ से भी 100 रुपये का फॉल आ सकता है। तो दो में से किसी को सिलेक्ट करना है तो जेट लुक्स बेटर टू मी। ठीक है, दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है तो जेट एयरवेज ठीक रहेगा। जेट का टारगेट आपके सामने है, 600 प्लस हो सकता है, 618 का टारगेट रख लीजिए। स्टॉप लॉस लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बता देता हूँ, वो है 570 का। 570 का लगाइए स्टॉप लॉस, 600 के ऊपर का टारगेट। जेट एयरवेज एविएशन में सिर्फ यही चुन लीजिए, इंडिगो छोड़ दीजिए, अभी वॉलेटाइल है, उसमें ट्रेड नहीं करेंगे आप। ठीक है, एक कहा है आईसीआईसीआई बैंक, जिसके बारे में ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि इंडोस्टार इसमें इसका होम फाइनेंस के अंदर हिस्सेदारी को खरीद सकती है। ये 2000 करोड़ रुपए के आसपास की डील होने की उम्मीद है। 70% हिस्सा बेचने की योजना है जो इंडोस्टार खरीदेगा, ऐसी खबर बाजार के अंदर है। ये एवरस्टोन कैपिटल की सब्सिडरी है इंडोस्टार, जिसके बारे में बातचीत हो रही है। हेमंत, आपके रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी आप आईसीआईसीआई बैंक को काफ़ी क्लोजली ट्रैक भी करते हैं। देखिए कल भी इसने ना 292 295 वाली रेंज को पार नहीं किया था, आज एक खबर के चलते पार हो जाएगा क्या? देखिए डाउन साइड जो बेस है वो बहुत अच्छा फॉर्मेशन है। मैं कई बार बात कर चुका हूँ आईसीआईसीआई बैंक का। मुझे ऐसे लगता है कि स्टॉक बहुत अच्छी बेस बना रहा है 285 280 के आसपास, और 300 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर खड़ा हुआ है। 30 लाख का शेयर ओपन इंटरेस्ट है वहां पे, तो 304 पार करना थोड़ा सा टफ है। तो जो आईसीआईसीआई बैंक में बेस्ट ट्रेडिंग रेंज है कि 287 288 के आसपास आए, आप इसको लॉन्ग कीजिए। और वो 295 मुझे लगता है कि एक आध दिन के अंदर पार हो जाएगा ना। इट विल ट्राई टू टेस्ट 303। तो मेरा जो ऊपर का टारगेट है वो 303 है, वो उसके ऊपर जाना मुझे थोड़ा सा टफ लगता है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। ठीक है, इनफैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स की बात हो रही थी कि यस बैंक पर भी राय ले लेते हैं, क्योंकि कल ये अच्छा मूव दे रहा था, ऑलमोस्ट 2% की स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हुआ था। आई रिमेंबर अंतिम बाजी में भी शायद आपने स्टॉक की बातचीत की थी, और आज खबरों में भी है 26 जुलाई को कंपनी की बोर्ड बैठक है जिसमें स्टॉक स्प्लिट पर डिसीजन लिया जा सकता है। ये यस बैंक पर राजेश आपकी रिकमेंडेशन क्या रहेगी? 1491 पर ये क्लोज हुआ, लेकिन लाइकली टारगेट्स आपके हिसाब से क्या हैं? देखिए, अगर लाइकली टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है 1530 से लेकर 1540 के आसपास का इसका मूव में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम करंट लेवल। इसने जो टेक्निकल सपोर्ट लिया है वो इट्स नथिंग बट इट्स 200 DMA लेवल विच इज़ समवेयर नियर 1425 रुपीज़। हमने देखा एक 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन इस 200 DMA पे इसने सपोर्ट लिया, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 1492 करंट मार्केट प्राइस है। अगर यहाँ पे लॉन्ग करना है तो आपको एक छोटा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1470 का। 1470 का एक स्टॉप लॉस रखे। अपसाइड में जो मैंने कहा कि टारगेट जो लगता है वो लगता है कि 1540 से तक एक छोटा टारगेट आ सकता है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा फिजल आउट होगा, रैली थोड़ा सा वेट करेगा, थोड़ा सा साइडवेज जाएगा। ठीक है, एक हिम्मत आपके ONGC पे आपकी राय चाहिए, इसमें ट्रेड करें या फिर नहीं करें? ये फैसला भी हम ले सकते हैं कि हम ट्रेड ही नहीं करेंगे ONGC पे। इस पर एक खबर है कि इसने एक नैम्बिया ऑयल ब्लॉक में हिस्सेदारी को खरीद रहा है। हालांकि इसकी जो विदेशी इकाई है OVL ONGC विदेश लिमिटेड, उसने हिस्सेदारी को खरीदा है। इसमें ट्रेड करना है या फिर नहीं करना है? खबर आएगी छोड़ देते हैं, चल तो रहा नहीं। YTD 16% है, ईयरली 4% का रिटर्न है, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है शेयर। तो देखिए डिम्पी, ये बात तो बहुत क्लियर है कि स्टॉक किसी भी मोमेंटम में नहीं है अभी। ये जरूर है कि स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, थोड़ा सा रिबाउंड आ सकता है टेक्निकली। तो 155 का मुझे नहीं लगता बेस इतनी आसानी से इसको तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो इसका मंथली सपोर्ट भी है। बट मुझे बहुत बड़ा डाउट है कि स्टॉक कोई भी न्यूज पे 166 167 को क्रॉस कर पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप टेक्निकल रिबाउंड के लिए भी खेल रहे हैं तो बहुत ही जिसको कहते हैं निम्बल फुटेड ट्रेडर रहिएगा। 167 के आसपास आता है रिबाउंड में, तो आप प्लीज इससे बुक करके निकल जाइए। बहुत ज्यादा मोमेंटम स्टॉक में एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है,
इसके अलावा टाटा ग्रुप के 2 स्टॉक्स हैं जिन पर आज खबरें हैं। तो टाटा ग्लोबल बीवरेजेस ने एन चंद्रशेखरन को, जो कि टाटा सन्स के प्रमुख भी हैं, उनको चेयरमैन नियुक्त किया है। तो एक खबर है टाटा ग्लोबल बीवरेजेस पर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लो है टाटा केमिकल्स पर, और खबर ये है कि मेगा रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी प्लान कर रही है, जिसके तहत अपनी जो हल्दिया में जो फर्टिलाइजर बिजनेस है उसको कंपनी बेच सकती है। सोर्सेज के थ्रू ये खबर मिल रही है। लेकिन कल हमने टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग देखी थी, स्पेशली टिन प्लेट जो कि 16% चला था। टाटा स्पॉन्ज, टाटा मेटलिक्स, TRF, टाइटन, टाटा केमिकल्स, इन सभी में 2, 5, 7% तक की बढ़त देखी गई थी। लेकिन राजेश, ये टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में स्पेशली वो शेयर्स जिनका मैंने जिक्र किया, इनमें से किसी में ट्रेड आज के लिए आप कैरी करेंगे? देखिए, टाटा केमिकल्स, अगर आप ओवरऑल फर्टिलाइज़र एंड केमिकल सेक्टर की बात करें तो कल अच्छा मोमेंटम हमने देखा। RCF, GNFC और इवन टाटा केमिकल कल का जो पुलबैक है टाटा केमिकल का, वो 625 और 626 के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखता है। तो करंट भाव से अगर सोचे तो टाटा केमिकल जब तक 625-626 का लेवल तोड़ेगा नहीं, तब तक नया तेजी मुझे नहीं लगता टाटा केमिकल में आएगा। इनफैक्ट लगता है कि थोड़ा सा सबड्यूड हो जाएगा। अगर टाटा ग्लोबल बेवरेजेस की बात करें, 152 जो LTP है इसका, कल आप देखिए इसने डेफिनेटली एक पुल बैक देने की कोशिश की, लेकिन इसका जो क्लोज है वो रेड है और यू कैन से बेरिश क्लोज है विद राइज इन वॉल्यूम। इसका क्लियर कट इंडिकेशन यही होता है कि यहाँ पे सप्लाई है। तो टाटा ग्लोबल भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करें। अगर कॉन्ट्रा प्योरली आज के हिसाब से सोचे तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स एंड टाटा मोटर DVR, ये 2 काउंटर्स है कि जहाँ पे एक पुल बैक रैली खेली जा सकती है, एक ओवरसोल्ड रैली, एक रिलीफ रैली खेली जा सकती है। तो अगर टाटा मोटर्स की यहाँ पे बात करें तो 430 LTP था, स्टॉप लॉस लगाइए 425 का, और पुल बैक का जो टारगेट रहेगा एटलीस्ट फॉर टुडे दैट विल बी 438 से लेके 444। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, कल जो नहीं चल रहे थे ना टाटा मोटर्स और DVR, आज उन्हीं को ही प्लस करना है। कल जो चल रहे थे उनको छोड़ देना है, यानी कि टाटा केमिकल्स है, टाटा ग्लोबल है, उनका छोड़ दीजिए। जो कल नहीं चल रहे थे उसको आज प्लस कर लीजिए, वो है टाटा मोटर और उसका DVR। दोनों ही शेयर्स पे आप ट्रेड ले सकते हैं। एक बार आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है रेमंड्स के साथ जुड़ी हुई। हालांकि कल प्राइसिंग बड़ा इंटरेस्टिंग था। खबर यह है कि खादी सेगमेंट में कंपनी करीब 60 से 70 करोड़ का कारोबार का इनका लक्ष्य है, इसको बढ़ाना चाहती है। काफ़ी दिनों बाद इस तरह की न्यूज़ देखने को मिली है और ये तो तय हो गया कि देश तो बदल रहा है। जब खादी पे अंदर 70 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट रेमंड जैसी कंपनी कह रही है तो वास्तव में देश बदल रहा है। रेमंड्स कल 6% ऊपर था। एक बार आप ही देखिए राजेश, क्योंकि टेक्निकली आपको देखना होगा ये कितना सही लग रहा है। आज भी इसको प्लस करें क्या? यस डेफिनेटली, मुझे लगता है इसमें शॉर्ट कवरिंग रैली चलती रहेगी। आज के लिए भी अगर सोचना है या इवन यू कैन से एक शॉर्ट टर्म सोचना है तो 760 के आसपास का इसका एक रेजिस्टेंस था जो इसने ब्रेकआउट दिया कल। 768 का क्लोज है, तो 760 के आसपास का एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। अपसाइड में इसका जो बैरियर है या सप्लाई पॉइंट रहेगा वो 800 के तक रहेगा। जी।